नेक्स्ट, हाउ फिगर्स एंड इमेज हेल्प इन क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो अब हमारा प्रश्न जो है कि किस प्रकार से आकृति या चित्र हमारे भारतवासियों में देशभक्ति, राष्ट्र भक्ति की भावना उजागर करने में मदद रूप रहे। तो सबसे पहले बात करें कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने नई नई फिगर्स और नई नई इमेजेस को आइडेंटिफाई किया। ये इमेजेस जो है वो नेशन का प्रतीक बन गई, यानी इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट करने लगे। लेट 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के मध्य की बात अगर हम करें, तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद आगे बढ़ता जा रहा था, लोगों ने भारत को किससे जोड़ना शुरू किया? भारत माता के चित्र से। पीपल बिगेन टू जॉइन द इमेज ऑफ भारत माता विथ इंडिया, या इंडिया को भारत माता से कंपेयर करने लगे कि इंडिया इज इक्वल टू भारत माता, भारत माता इज इक्वल टू इंडिया। यानी अब एक आपके सामने पिक्चर आ चुका था कि ये भारत है, यानी हमें इनके लिए लड़ना है। तो जब भी कोई पिक्चर देखता तो उसमें वो राष्ट्रवाद की भावना अपने आप आ जाती थी, वो जुनून आ जाता था लोगों में, और जीने मरने की कोई इच्छा नहीं, बस देश को आजाद करना। पहला जो इमेज क्रिएट किया गया था भारत माता का, वो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने एक नोवेल भी लिखी है जिसका नाम है आनंद मठ, और इस आनंद मठ में ही उन्होंने हमारा जो सॉन्ग है वंदे मातरम, इस सॉन्ग को इस नोवेल में समावेश किया गया। और आगे जब स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में शुरू किया गया, बढ़ता गया, तो वंदे मातरम गाना काफ़ी प्रचलित हुआ। तो जब भी कोई सत्याग्रह होता, स्वदेशी मूवमेंट कैरी आउट किया जाता, तो ये गीत हमारे सत्याग्रही और नेशनलिस्ट गाते। तो ये एक प्रकार का विरोध का प्रतीक बन गया, और आज हमारा जो है नेशनल सॉन्ग कहा जाता है। आगे जाकर जो मैंने आपको बताया कि 1780s के टाइम पर उन्होंने गीत लिखा भारत माता की प्रशंसा में, जिसे हम हाइम्स कहते हैं, और उसे इंक्लूड किया गया उनकी नोवेल में आनंद मठ में। समय आगे बीता, और कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज अभी फिलहाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सिर्फ दिमाग में थी, दिल में थी, उस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने पेपर के ऊपर चित्रित कर दिया, उसे एक आकार दे दिया, एक स्वरूप दे दिया। तो लोगों ने समझ में, हाँ ये हमारी भारत माता है। सो द फर्स्ट इमेज वॉज पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने पहला पोर्ट्रेट बनाया। अब इस पोर्ट्रेट, इस पिक्चर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने भारत माता के पूरा वर्णन किया गया है कि भारत माता एक दैविक स्वरूप में दिखाई गई है, बहुत ही सरलता से दिखाई गई, उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई चिंता जैसा भाव नहीं है। ऐसा बनाया गया है कि बस मन करे उन्हें देखते ही रहें, राइट। तो दैट इज एकदम काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल, इस प्रकार से उनकी आकृति बनाई गई है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, राइट, भारत माता की पेंटिंग के रूप बदलते गए, यानी मॉडिफिकेशन देखने को मिला।
और आज अगर आप लेटेस्ट भारत माता की चित्र का वर्णन करें तो आपने देखा है कि भारत माता जो है वो रथ पर है, आगे 4 शेर है और उनके हाथ में हमारा राष्ट्र ध्वज है। तो ये लेटेस्ट भारत माता की इमेज है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया चित्रकारों ने उसमें मॉडिफिकेशन करते गए, पर इससे कहीं भी हमारे राष्ट्र भावना में कमी नहीं आई। अब आगे का हमारा प्रश्न है, इंडियाज नेशनलिज्म डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोल्कलोर, कि कैसे हमारे जो लोकगीत, लोक कहानियाँ, उनके द्वारा कैसे राष्ट्र भावना उजागर की गई हमारे देशवासियों में। तो 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हमारी लड़ाई आगे बढ़ती जा रही थी, लोग लोकल गीत, लोकल कहानियाँ सुनते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, इसके बारे में और ज़्यादा वो जानते जा रहे थे और इस प्रकार उनमें एक गर्व की भावना आती जा रही थी। जैसे हम बात करें स्टोरीज ऑफ शिवाजी, तो उनकी माता जीजाबाई कैसे उनको ब्रेवरी की स्टोरी सुनाती थी, कैसे औरतों का सम्मान करना, गायों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ऐसी कहानियाँ सुनाती थी। तो शिवाजी में इन सब अच्छी बातों का संस्कार आया। आज हमें यही सिखाया जाता है। महाराणा प्रताप की बात हम करें तो उन्होंने भी यही सीखा, उनकी माताजी ने यही उनको सिखाया और आज ये हमारे लिए जो है संस्कार के विषय बन गए कि इस प्रकार से हमारे जीवन में संस्कार आने चाहिए। तो लोगों ने गांव गांव जाकर इन सब कहानियों को इकट्ठा किया, राइट, सभी लेजेंड्स की जो कहानियाँ थी उनको इकट्ठा किया और फाइनली उसे किताब के रूप में संग्रहित करके लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, या कहें कि चौराहे पे या शाम के समय पे खाने के बाद कोई व्यक्ति उसे रीड करे, उसे सुनाए और बाकी सब सुनते। तो इस तरह जो है हमारी लोकल कहानी, जिसे हम फोल्कलोर या फोल्क डांस या फोल्क सॉन्ग कहते हैं, ये सब लोगों में काफ़ी प्रचलित हुई और इससे देशभक्ति की भावना लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी। और ऐसा ही काम जो हमने आपको बोला था कि बंगाल के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, मैंने आपसे थोड़ी चर्चा आगे की थी। तो उन्होंने ये सब काम किया बंगाल के अंदर, जहाँ बंगाल में और ज़्यादा राष्ट्र भावना आई और ये सभी फोल्कलोर से हर एक इंडियन में जो है एक गर्व की भावना उत्पन्न होने लगी, जो उन्हें अपना जीवन सेक्रीफाई करने से डर नहीं लगता, इस प्रकार से उनको प्रेरित करने लगी। ऐसा ही काम मैंने आपको बताया था कि नतेशा शास्त्री जी ने भी किया था साउथ के अंदर। उन्होंने 4 वॉल्यूम में कहानियों को एकत्रित किया और उसका नाम दिया द फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था कि किसी भी देश के इतिहास को, संस्कृति को अगर जानना है तो ये फोल्कलोर उनका सबसे बड़ा और 100% करेक्ट सोर्स होता। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इज हाउ डिड आइकन्स एंड सिंबल created the feeling of nationalism among Indians, यानी किस प्रकार चिन्ह, निशान, इन लोगों की मदद से भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उजागर की गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे नेशनलिस्ट लीडर जो है और ज़्यादा आइकन्स और सिंबल के बारे में जानने लगे। कुछ आइकन्स अगर हम बात करें तो जैसे कि जब आगे हम देखते हैं कि खासकर बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुआ तो
हमारा ट्राई कलर बनाया गया, यानी तिरंगा बनाया गया। तिरंगे की अगर बात करें तो जिस तरह आज हम तिरंगा देख रहे हैं वो तिरंगा इस तरह का नहीं था, उसका कलर अलग था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान जो है हमारा ट्राई कलर बनाया गया था, जिसका रंग था रेड, ग्रीन एंड येलो। इस तरह से हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग बनाया गया स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान। अब इस तिरंगे में 8 कमल हुआ करते थे। अब ये 8 कमल क्या रिप्रेजेंट क्या करते थे, किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये 8 कमल जो है प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट किया करते थे, यानी पूरा भारतवर्ष 8 पार्ट में डिवाइडेड था और एक प्रोविंस को एक कमल या एक लोटस रिप्रेजेंट करता था। और साथ ही साथ क्रिसेंट मून था, आधा चांद जिसे हम कहते हैं। तो ये क्रिसेंट मून जो है वो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी का प्रतीक था। आगे जब स्वदेशी मूवमेंट और तेजी से आगे बढ़ा तो गांधी जी ने इस तिरंगे में फेरफार किया और लाल, हरा और पीला की जगह पर अब लाल, हरा और सफ़ेद रंग का तिरंगा गांधी जी ने बनाया। अब पहले 8 कमल हुआ करते थे, अब उन 8 कमल की जगह जो है गांधी जी ने स्पिनिंग व्हील यानी उनका जो चरखा था वो अपनाया। अब ये चरखा किसका प्रतीक था? तो ये चरखा गांधी जी के प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का प्रतीक था। और गांधी जी के सिद्धांत क्या थे कि हर एक मनुष्य अपनी मदद स्वयं कर सकता है, राइट, दैट इज सेल्फ हेल्प। और साथ ही साथ जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ा बंगाल के अंदर, तो झंडे को ऊंचाई पे इस तरह फहराना और गीत गाते जाना, ये जो है एक डिफाइंस का तरीका बन गया। डिफेंस यानी विरोध का। तो बिना कुछ वायलेंस किए बिना इस तरह लोग अब विरोध करते हैं। नेक्स्ट, हाउ कुड रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म? किस तरह हम अपने इतिहास को पुनर्याद करके या लोगों को याद करवा के उनमें राष्ट्रवाद की भावना उजागर कर सकते हैं? तो अभी हम जो देख रहे हैं वो ये चौथा टॉपिक है और हर एक टॉपिक इंडिविजुअली 3 या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए हर एक टॉपिक हम इंडिविजुअली देख रहे हैं। इसके बाद एट अ टाइम चारों अगर 5 मार्क्स में पूछा टुगेदर तो क्या होगा वो देखेंगे। तो वीडियो में कंफ्यूज नहीं होगा कि एक ही टॉपिक बार बार आ रहा है। प्लीज़ यहाँ हर एक टॉपिक इंडिविजुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 19वीं सदी के समय पे इंडियंस ने जो है अपनी फीलिंग्स को राइट एक इंस्पिरेशन के रूप में देखना शुरू किया, हमारे इतिहास को एक प्रेरणा का स्रोत बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए तो उन्होंने हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये फिट कर दिया कि हम भारतीय जो है इनकैपेबल है, हम एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते, हम देश को नहीं चला सकते हैं, हम आदि मानव जैसे अविकसित व्यक्ति हैं, राइट। हमारे यहाँ ऐसी कोई रिच कल्चर जैसी चीज़ नहीं है, वी आर क्वाइट बैकवर्ड। इस तरह का जो है हमारे मस्तिष्क में ख्याल डाल दिया गया और हम लोग इसको मानने भी लगे। बट कहीं ना कहीं हमारे नेशनलिस्ट लोगों को, लीडर्स को ऐसा एहसास हुआ कि फिर से अगर हम भारतीयों को याद दिलाया जाए कि हमारा इतिहास काफ़ी महान था और है,
तो जब लोगों को ये पुनः याद दिलाया जाएगा तो लोगों में देशभक्ति की भावना फिर से आएगी। वो अपने कल्चर पे, अपने हेरिटेज पे, अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, हर एक चीज पर गर्व करेंगे कि ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है। और इस तरह हम फिर से उनके मन में देश प्रेम उजागर कर सकते हैं। तो इस तरह इंडियंस लोगों ने जो है फिर से हमारे इतिहास को उजागर किया और लोगों को बताया कि हमारे यहाँ का आर्ट एंड कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, गवर्नेंस, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ये सब बहुत ही महान है। मैथ्स की बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें जो है भारत से ही आई हैं, फिर वो डेसिमल हो, पाई हो, राइट। जब लोगों को गिनती भी नहीं आती थी, पूरे विश्व को जब गिनती नहीं आती थी, उससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो है क्या है, काउंटिंग कर लिया था। दैट इज दे मेजर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून। ये हमारा महान इतिहास है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हमारे देश की है, राइट। सर्जरी की शुरुआत यहाँ से हुई, योगा की शुरुआत यहाँ से हुई, आयुर्वेदा की शुरुआत यहाँ से हुई। तो क्या कुछ नहीं है हमारी संस्कृति में। तो जब लोगों को ये पुनः याद दिलाया गया तो फिर में उनके मनों में देश प्रेम जागृत हुआ और सब इकट्ठित होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन का अंत आया। अब 5 मार्क्स के लिए यही जो 4 टॉपिक हमने पढ़े, उसी को अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको दिया है। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप सभी बच्चों को एसएस काफ़ी इजी लगता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है एसएस में कि बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, उसे ट्विस्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हमेशा मैंने आपको गाइड किया है, रिक्वेस्ट किया है कि हैव अ रीडिंग हैबिट। जितना आप रीडिंग हैबिट रखेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एसएस, इंग्लिश और साइंस इजी लगेगा, क्योंकि ये तीनों में आपको काफ़ी लिखना पड़ता है। तो फिर आपका मेमोराइजेशन जो है वो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद के शब्दों में आंसर लिख सकते हैं, बस हमें उसको समझने की आवश्यकता है। और यही सीबीएसई का उद्देश्य भी है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे भी आप रिलैक्स्ड रहे। तो फर्स्ट, what do you mean by sense of collective belongingness and how was it practiced in India by all the Indians? या तो एक ये तरीका हो गया, या फिर दूसरा, nationalism spread when people began to believe that they are all part of the same nation. Explain or support the statement. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। वही 4 टॉपिक्स को हम फिर से शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है फिगर और इमेजेस हेल्प क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कुड आइडेंटिफाई द नेशन। तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं, शॉर्ट में ही समझाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लोगों ने भारत माता की फिगर को जो है डिवोशन देना शुरू किया और धीरे धीरे जो है इस प्रकार से नेशनलिज्म जो है हमारे देश में आगे बढ़ती गई। तो जैसे जैसे नेशनलिज्म आगे बढ़ता गया, लोग देश को भारत माता के चित्र के साथ जोड़ने लगे। अब पहली इमेज जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये चट्टोपाध्याय की जगह चटर्जी भी सही है, क्योंकि चटर्जी ही आगे जाकर चट्टोपाध्याय बन गए। तो पहली भारत माता की जो इमेज थी वो किसने सोची या मन में या ख्याल किया? वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
आगे जाकर उन्होंने भारत माता की प्रशंसा में हाइम्स और गीत भी लिखा। गीत का नाम था वंदे मातरम, जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग है, ज्यादातर हम असेंबली में गाते हैं। तो ये गाना उन्होंने लिखा और आगे जाकर जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट के समय पे हमारे सत्याग्रही और नेशनलिस्ट ये गाना गाते, झंडा लहराते हुए, और बाद में उन्होंने इस गीत को अपनी नोवेल आनंद मठ में सम्मिलित कर लिया था। आगे जाकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो सोच थी, जो चित्र उनके मन में चल रहा था, हम कह सकते थे कि उस चित्र को, उस ख्याली इमेज को उन्होंने वास्तविकता दे दी, यानी पेंटिंग कर डाली। प्लीज ये भी 1 मार्क्स में पूछते हैं, ये भी 1 मार्क्स में। तो यहाँ प्रश्न आपका क्या आएगा कि चित्र किसने क्रिएट किया, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज। तो क्रिएट यानी कीप इन माइंड सिर्फ मन में, ख्याल में, पेपर पे या पेंटिंग पे नहीं। तो आंसर आपका आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पर अगर आपका प्रश्न है पहली इमेज किसने पेंट की, तो फिर आपका आंसर आएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने भारत माता की जो पेंटिंग बनाई है उसमें भारत माता की प्रशंसा ही की है कि वो काफी दैविक दिखाई दे रही है, एकदम शांत है, चेहरे पे जरा भी किसी प्रकार की निराशा या कोई चिंता नहीं है, एकदम उनके चेहरे पे एक प्रकार की कशिश है, स्मित है, और वो काफी दैविक स्वरूप जैसी दिख रही हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, चित्रकारों ने भारत माता की पेंटिंग को और ज्यादा इनोवेटिव और मॉडर्न बनाते गए। दूसरा हमारा टॉपिक उसके अंतर्गत आता है इंडियन फोल्कलोर, यानी जो हमारी लोकल कहानियां हैं, लोकल गीत हैं, स्टोरीज हैं, वो कैसे हमारे लोगों के लिए प्रेरणादायक बने। तो इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो लोकगीत हैं, लोक कहानियां हैं, ये सब काफ़ी प्रेरणादायक बनी हमारे राष्ट्रवाद को उजागर करने में। ऐसा काम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वेस्ट बंगाल में किया था कि उन्होंने ये सब चीज़ें इकट्ठा की, एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे गांव गए और सभी कहानियां को इकट्ठित करके एक किताब में उन्होंने पब्लिश करवाया ताकि लोग उसे पढ़ सके, सुन सके और प्रेरित हो सके। ऐसा ही काम साउथ के अंदर, राइट, नतेशा शास्त्री जी ने किया था, जिन्होंने इकट्ठा किया और उसे 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया, और उस किताब का नाम उन्होंने रखा द फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। तीसरा है आइकन्स एंड सिंबल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस ही किया था, स्वदेशी मूवमेंट। कि जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ बंगाल के अंदर तो पहले तिरंगा जो बनाया गया था उसमें 3 रंग थे, रेड, ग्रीन एंड येलो, और 8 कमल उसमें हुआ करते थे जो ब्रिटिश प्रोविंस रिप्रेजेंट करते थे इंडिया में, और अधूरा चांद जो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बताते थे। आगे आगे जैसे समय बीता, गांधी जी ने नया तिरंगा बनाया और कलर बदल गया, लाल, हरा और सफ़ेद हो गया, और कमल की जगह पे चरखा, गांधी जी का चरखा आ गया जो उनके विचारों का प्रतीक था। चौथा और अंतिम रीइंटरप्रिटेशन, जो अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको विस्तार में समझाया था, डिटेल में समझाया था कि अंग्रेजों ने हमारे इंडियंस को बैकवर्ड कहा, प्रिमिटिव कहा, इनकेपेबल कहा, कि हम अपने आप को रूल नहीं कर सकते हैं, शासन नहीं कर सकते हैं, राइट। इंडियंस जो है वो फाइनली काफ़ी कहो कि गुस्से हुए कि कैसे ऐसे पॉसिबल है। फाइनली उन्होंने हमारे इतिहास को फिर से डिस्कवर करना शुरू किया, और क्या पाया कि हमारा इतिहास काफ़ी महान है हर एक स्तर पे, फिर वो हमारा आर्किटेक्चर हो, साइंस हो, मैथ्स हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, फिलॉसफी, हर एक तरीके से भारत महान था, महान है और महान रहेगा। और जब ये लोगों के मन में एकदम क्लियर हो गया तो फिर लोग एक साथ होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ने लगे,
और फाइनली 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई। आई होप चैप्टर को आपने एंजॉय किया, काफ़ी समझ में आया और काफ़ी हद तक आपको पता चला कि आज़ादी जो आज हमें मिली है वो कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है, कितनी समस्याओं के बाद मिली है। सो आज जो फ्रीडम आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं, उस फ्रीडम का सही उपयोग करें, उसका गलत फायदा ना उठाएं। टेक केयर।